ठीक है। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि अपने आने वाले दिनों में अपन किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करेंगे। देखो, अपने अगर मैं पेपर की बात करूँ तो अपने पेपर में आपको 2 सेगमेंट देखने को मिलेंगे, है ना? मतलब 2 पेपर देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा पेपर फर्स्ट, एक आपको देखने को मिलेगा सेकंड। सेकंड जो है वही अपना सब्जेक्ट है, ठीक है? अब दोनों में अगर आप देखोगे तो दोनों में 10-10 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। यूनिट यहाँ पे भी 10 देखने को मिलेगी पेपर फर्स्ट में भी, और आपको पेपर सेकंड में भी जाएँगे तो यहाँ पे भी आपको कितनी यूनिट देखने को मिलेगी? 10 यूनिट ही देखने को मिलेगी। तो दोनों ही पेपर में आपको 10-10 यूनिट देखने को मिलेगी। इस बार देखो थोड़ा-सा जो मैं आप लोग को बताऊँ, हालाँकि ये पूरा का पूरा मेंटरशिप जो है वो ज्योग्राफी पे है ना? इसमें पेपर फर्स्ट की कोई बातें नहीं है, बट अगर अपने को जेआरएफ करना है, अभी जिस तरीके से पेपर बहुत डायनामिक हो गया है और जिस तरीके से ज्योग्राफी का भी पेपर आता है, तो अगर अपने को जेआरएफ करना है तो जेआरएफ करने के लिए जो हमारा फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर को हमें अच्छे करना ही होगा। उसको अच्छे किए बिना जेआरएफ थोड़ा मुश्किल है। अदरवाइज आपको 80 प्लस क्वेश्चंस करने होगी, विच इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो आपके 80 प्लस नहीं कर पाते हैं, है ना? और फिर डिपेंड करता है कि हमारा बैकग्राउंड कैसा रहा है, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, है ना? तो फिर हम पेपर फर्स्ट में बहुत अच्छे होते हैं। अगर अपन ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं तो फिर वहाँ पे हमें ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना होता है। बट फिलहाल अभी हम जहाँ जिस स्टेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 5 से 6 मंथ है ना? वी हैव 5 टू 6 मंथ जहाँ पे हम अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस कारण से मैं कहूँगा कि अभी से आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हो, आपने बीए किया हो, है ना? या फिर आपने इंजीनियरिंग की हो या आपने बीएससी किया हो, और उसमें बीएससी में भी आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, है ना? मतलब कुल मिला के आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से रहा हो, किसी भी स्ट्रीम से रहा हो, फ़र्क नहीं पड़ता। इतना समय अपने पास है कि हम दोनों पेपर पे अच्छा काम कर सकते हैं। तो अभी एट दैट स्टेज मैं आपको बोलूँगा कि आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों पे आपको इक्वल काम करना है, ठीक है? पेपर फर्स्ट के लिए अगर अपन बात करें तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पेपर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं उन यूनिट्स को रखता हूँ, जो यूनिट्स थोड़ी-सी टेक्निकल है, ठीक है? टेक्निकल बोलने का सिंपल सा मतलब ये है, वो कुछ ऐसी यूनिट्स है जहाँ पे हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ-साथ प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इसमें आती है हमारी आईसीटी, ठीक है? उसके बाद हमारी आती है इसमें मैथ्स, ठीक है? उसके बाद हमारी इसमें आ जाती है रीज़निंग, उसके बाद हमारी आ जाती है क्या? डीआई। तो ये पूरी यूनिट जो 4 यूनिट्स है, इसको मैं थोड़ी टेक्निकल यूनिट्स में रखता हूँ। रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ-साथ प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। सेकंड पार्ट जो है इसका, ये कोई यूजीसी नेट ने आपका डिवाइड करके नहीं दिया है, इसको मैं अपने हिसाब से डिवाइड करता हूँ। अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ तो सेकंड पार्ट में थोड़ा-सा थियरिटिकल पार्ट आता है। इसमें कौन-कौन सी यूनिट्स आती है अगर अच्छे से अगर अपन देखें, तो एक हो जाएगी आपकी हायर एजुकेशन, ठीक है? दूसरी हो जाएगी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद हो जाएगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, और एक और यूनिट जो आप ज्योग्राफी के साथ भी जोड़कर देख सकते हो, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये दूसरा सेगमेंट है आपका पेपर फर्स्ट का। और अगर मैं थर्ड सेगमेंट की बात करूँ या फिर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ, तो थर्ड पार्ट में आपकी मैं 2 यूनिट्स को रखता हूँ जो कि ईज़ीएस्ट यूनिट है। एक में आ जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन, दूसरे में आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन। दोनों सी से स्टार्ट होती है। ये दोनों यूनिट्स जो है कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन, ये ऐसी यूनिट है जो काफ़ी कम टाइम की रिक्वायरमेंट दिखाती है। मतलब आपको बहुत कम टाइम देकर भी आप ये दोनों यूनिट्स को तैयार कर सकते हो। स्पेशली अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करता हूँ, तो कॉम्प्रिहेंशन इज़ जस्ट लाइक कि आप पेपर के पहले एक बार अगर आपने सॉल्व किया है, आपने केवल सॉल्व करके देखा है कि हाँ, ये किस तरीके से सॉल्व होता है या नहीं होता, या फिर किस तरीके की नीड होती है, और एक टेक्नीक भी चाहिए होती है कि अपन जब कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमें किस तरीके से अप्रोच करनी है। कुछ बच्चे पहले पूरा का पूरा पैसेज पढ़ते हैं, फिर एक-एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैसेज पढ़ते हैं, है ना?
इस तरीके से करते हैं, मतलब पैसेज पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक-एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर एक-एक क्वेश्चन का आंसर ढूँढते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग अप्रोचेस होती है, तो कॉम्प्रिहेंशन की भी अपनी एक अप्रोच है, ठीक है? जिसमें हम पहले क्या करें कॉम्प्रिहेंशन में अगर थोड़ी-सी अगर अपन बात करें, हालाँकि ये बात हम बाद में भी करेंगे। अगर अपन कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, तो इसकी अप्रोच क्या है? जो फर्स्ट स्टेप इसमें अपने को देखने को मिलेगी, वो ये है कि हमें क्वेश्चन्स पढ़ने हैं, ठीक है? सेकंड स्टेप जो है उसकी वो ये है कि जब अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन से हमें कुछ कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर लेना होता है, ठीक है? अब कीवर्ड में क्या-क्या चीज़ आती है? पहली चीज़ें तो आती है सब्जेक्ट, कि हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लें। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद हमें वहाँ पे डब्ल्यू या एच आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मतलब थीम क्या है? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वहाँ पे कोई ईयर की बात की है, मतलब क्वेश्चन है व्हेन वाला। जब भी क्वेश्चन व्हेन वाला होगा मतलब अपने को पैसेज में जाके ईयर खोजना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन दिया हुआ है हू वाला, मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो वहाँ पे हमें किसी एक पर्सन के नाम को ढूँढना होगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वेयर वाला, तो हमें क्या ढूँढना होगा? हमें प्लेस ढूँढना होगा। तो इस तरीके से अपन 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं कि कीवर्ड में एक तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद व्हेन, हू, वेयर या कभी-कभी हाउ भी होता है, बट हाउ वाले कम ही होते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो जब अपन 2 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई किया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि ईयर ही पूछा है उसने, है ना? ईयर ही पूछा है। बट मान लो कि पैसेज में 2 पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात की गई है। एक बात की गई है राम के बारे में, एक बात की गई है कृष्णा के बारे में। तो अब जब दोनों पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात की गई है और अपन केवल ईयर खोजेंगे, तो ईयर हो सकता है कि हमें मिल जाए, 2-3 ईयर मिल जाए। बट यहाँ पे सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि एक्चुअल में राम के बारे में बात की जा रही है, श्याम के बारे में। वैसे ही अगर उसने पूछ दिया वेयर, तो हमने प्लेस तो ढूँढ लिया, बट वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। इस कारण से हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट क्वेश्चन पूरे अपन ने पढ़े, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ-साथ पर क्वेश्चन की हमने 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करी। एक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया, प्लस वहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई किया, डब्ल्यू, मतलब क्वेश्चन की थीम क्या है वो आइडेंटिफाई किया। देन फिर हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, हम वहाँ पे पैसेज को पढ़ने जाएँगे। वहाँ पे हम पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज को पढ़ने के साथ-साथ हमारे दिमाग में ये 5 लाइनें होगी। 5 लाइनें में मतलब 10 वर्ड हो गए जिसमें सब्जेक्ट प्लस डब्ल्यू होगा आपके पास। तो जैसे आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी आपने, तो फर्स्ट लाइन में देखा कि इन पाँचों से कोई क्वेश्चन मिल रहा है क्या? सेकंड पढ़ी आपने, फिर इन पाँचों से कोई क्वेश्चन मिल रहा है क्या? तो अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपको मिलेगा कि जैसे-जैसे आप पैसेज पढ़ रहे होंगे, वैसे-वैसे आपके दिमाग में चूँकि कीवर्ड चल रहे हैं, तो आपको आंसर बहुत जल्दी-जल्दी मिल जाएँगे। तो हमें 20 मिनट लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है, उसकी जगह हमें 10 मिनट या 15 मिनट में जो है हमारा हार्डली 10 मिनट में जो है आपका वो पैसेज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी थीम होगी क्वेश्चन्स की, वो भी शॉर्ट वर्ड में। ऐसा नहीं कि हमें पूरा क्वेश्चन याद करना है। क्वेश्चन की छोटी-छोटी थीम जो हम पढ़ते-पढ़ते ही लिख लेंगे, वो अपने को याद रखनी है, दिमाग में रखनी है। वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा और जब जैसे-जैसे अपन पेजेज़ पढ़ते रहेंगे, वैसे-वैसे आंसर जैसे निकला, मान लो फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल पहला क्वेश्चन था कि राम किस ईयर में अयोध्या आए, ठीक है? अपने को जैसे ही ये लाइन मिली एक स्थान पे, हमने उसको आइडेंटिफ़ाई कर लिया और जैसे ही आंसर मिला तो हमने ए, बी, सी, डी जो भी था अपना, हमने वो क्लिक कर दिया। मान लो सी था तो सी क्लिक कर दिया, मतलब फर्स्ट बन गया। इस तरीके से अपन आंसर को करते चलते हैं। अब इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा अ, चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये वन ऑफ द ईज़ीएस्ट है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 5 से 6 क्लास करते हैं, तो आपकी बेसिक चीज़ें कवर हो जाती है और उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन्स आते हैं, वो आपसे यही डिमांड करते हैं कि आपसे बेसिक चीज़ें बननी चाहिए। इसलिए दोनों ही यूनिट, दोनों ही सी जो है आपके, इसको मैं ऐसी यूनिट्स में रखता हूँ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम से पहले या फिर कभी भी आपको समय मिले, आप थोड़ा बहुत समय भी अगर आप निकालेंगे, तो आप ये दोनों यूनिट्स को कर लेंगे। तो थर्ड वाला जो सेगमेंट है या फिर पेपर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, इसको तो आप मान के चलिए कि ये आपका लगभग हो ही गया। यहाँ पे आपको ये दोनों ही यूनिट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, थोड़ा-सा समय देना है और बहुत दिमाग से इसको खेलना है। ठीक है? अगर बहुत कम्युनिकेशन को पढ़ के भी जाएँगे और अगर एग्ज़ामिनर ने सोच लिया कि कम्युनिकेशन से क्वेश्चन तो बनना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट से, तो आप फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए। ठीक है? और अगर उन्होंने सोचा है कि क्वेश्चन बनना ही चाहिए, तो फिर आप कुछ ना भी पढ़ के जाएँगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा।
ठीक है, बट कम्युनिकेशन को थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे, बेसिक चीजें पढ़ेंगे, मतलब आप लोग पढ़ेंगे, अदरवाइज बहुत डीप में जाके अपन नहीं पढ़ेंगे। ये थर्ड सेगमेंट है। अब ये जो दो सेगमेंट बचते हैं, जिसमें एक साइड आपकी टेक्निकल यूनिट्स की अपन बात करते हैं, दूसरी साइड अपन थियरी की बात करते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि इस दोनों में से जो सबसे ज्यादा समय लगता है, वो लगता है आपको ये सेकंड वाले पार्ट में। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फर्स्ट में लगता है, वो डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड कैसा है। बट मैं मानता हूँ कि थियरी वाले पार्ट में जो है वो ज्यादा समय लगता है। रीजन क्या है कि अगर आपसे एक बार मैथ्स बन गई तो आपसे डीआई बन जाएगी, अगर आपसे एक बार रीजनिंग बन गई तो बन गई, एक बार अगर आपकी आईसीटी पे कमांड हो गई तो हो गई। आपने हायर एजुकेशन कितना भी डीप में जाके पढ़ लिया हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उसे भूलेंगे नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपने कितने भी डीप में पढ़ लिया हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप भूलेंगे नहीं। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट पार्ट से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। फर्स्ट पार्ट से इसीलिए क्योंकि ये पार्ट थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, हो सकता है आपको मेहनत कम लगे, हो सकता है कि आप इसे जल्दी तैयार कर लें, बट ये टाइम टेकिंग होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत अभी मैथ्स और डीआई से बहुत दूर है, रीजनिंग से बहुत दूर है ना, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अभी जब आप पेपर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जब से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप पेपर फर्स्ट को भी तभी से स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ नहीं करना आपको, दिन में 1 आवर निकालना है ना, 1 आवर इन अ डे। और आप कुछ मत करिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन ले, तो अपने पास चार चीजें हैं, आईसीटी है, मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है और डीआई। अब देखो इसमें डीआई तो आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपसे मैथ्स नहीं बनेगी। तो आप कुछ मत करो, मैथ्स को सिंपली स्टार्ट करो। और क्या करिए, पर डे आपके पास 1 आवर है ना, तो कुछ मत करिए आप, पर डे 40 मिनट कोई भी एक टॉपिक उठाइए और उसकी किसी किसी भी टीचर की क्लासेस आप कर सकते हो, कोई पेड कोर्स अगर आपने ले रखा है तो आप वो क्लासेस कर सकते हो। सिंपली मैथ्स में एक टॉपिक उठाइए, वो टॉपिक्स को आप 40 मिनट पढ़िए क्लास के थ्रू। अगर आपसे बनती है तो कोई बुक भी ले सकते हो आप, या फिर पीवाईक्यू ले सकते हो, जैसा भी लीजिए। 40 मिनट आप टॉपिक को पढ़िए, और अनादर 20 मिनट जो आपके पास बचता है, उस रेस्ट ऑफ 20 मिनट्स में आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस लगाने। ठीक है, तो 40 मिनट में हमने क्या किया, 40 मिनट में हमने बकायदा उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद अपन ने कहाँ पे आ गए, अपन क्वेश्चन पे आ गए, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको करना है। अब जब आपके पास मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, देन यू हैव टू गो ऑन डीआई। फिर अपन डीआई पे चले जाएंगे। जैसे ही मैथ्स अपना कंप्लीट हुआ, अपन कहाँ चले गए, डीआई पे चले गए। क्योंकि मैथ्स ही वो आधार, वो बेस प्रोवाइड करता है जिससे आप डीआई को बना पाएंगे। तो पहले अपन ने मैथ्स को किया आराम से। आपको अगर मान लो कि हार्डली यहाँ पे 20 डेज लग गए, तो 20 डेज के बाद आप कहाँ पर चले जाएंगे, डीआई में। और वहाँ पे आप हार्डली 10 डेज भी अगर आप देंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो आपसे ये बनने लगेगी चीज़। आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब आप 40 मिनट्स मैथ्स पढ़ रहे हो और आपका मैथ्स का लगभग आधा पोर्शन हो गया है, तब भी आप डीआई पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बहुत सारी चीज़ें बनने लगेगी। तो आपसे डीआई भी बनना धीरे 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 स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब 30 दिन में, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ में आपको मैथ्स प्लस डीआई को कर लेना है। ठीक है, मतलब फेब तक, तक फरवरी आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा, तब तक आपकी 2 यूनिट्स हो जाएंगी, मैथ्स प्लस डीआई। ठीक है, इसके बाद आप किसको स्टार्ट करिए, आईसीटी को स्टार्ट करिए, प्लस लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्ट करिए। दोनों को आप 30 मिनट दीजिए, इसको भी आप 30 मिनट दीजिए, इसको भी आप कितना दीजिए, 30 मिनट दीजिए। अब इसको आप आराम से पढ़िए, इसको आप 15 डेज तक पढ़िए, 15 डेज इसको भी पढ़िए। चलो 15 नहीं, इसको अपन कर दे 20 डेज, तो आप इसको 20 डेज करिए, इसको भी वही 20 डेज करिए। इसका मतलब कि फेब के एंड तक आपने मैथ्स और डीआई को कंप्लीट किया। मार्च एंड तक, पूरा मार्च नहीं लगेगा, बट मार्च एंड तक आप किसको कर लेंगे, आईसीटी और लॉजिकल रीजनिंग को कर चुके होंगे। मतलब जब मार्च आपका एंड होगा तो आपके पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा। देन फिर आपको आना है थियरी वाले पार्ट पे। ठीक है, अप्रैल से आपको कहाँ पर आना है, थियरी वाले पार्ट पे। यहाँ पे आपको थियरी वाले पार्ट पढ़ने, अब आप किसी भी यूनिट से स्टार्ट कीजिए, बट अगर आपको बहुत अच्छे से करना है तो आई विल सजेस्ट कि भाई हायर एजुकेशन से स्टार्ट करो। क्यों, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। तो हायर एजुकेशन कर लो, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड कर लो, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड कर लो, फिर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आप कर लो। इस तरीके से आप कर लो।
तो ये अप्रैल के बाद आपको आना है। आपके पास 2 मंथ है। अगर आप हायर एजुकेशन में 20 डेज अगर आप देते हैं, है ना, और अगर ये दोनों को मिला के आप 20 डेज देते हैं तो आराम से 40 डेज में आपका मई के 15 मई तक आपका जो है पेपर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है। बट आपको करना क्या है, जब आप थियरी वाली यूनिट्स पे आएंगे, जब आप थियरी वाली यूनिट्स पे आएंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, जो मैंने 4 यूनिट्स बताई थी, हार्डली 20 मिनट्स आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। 20 मिनट्स आपको पर डे उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो छूटे ना, क्योंकि उसमें आपको समय चाहिए। तो आप 20 मिनट्स हार्डली डीआई, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। और थियरी को आप पढ़ते रहिए। 30 मिनट पढ़ो, 40 मिनट पढ़ो, इससे हार्ड, इससे ज़्यादा शायद आप लोग नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आप आराम से अपनी पेपर फर्स्ट को अप्रोच करना। बट पेपर फर्स्ट में चाहूँगा कि आप पर डे 1 आवर दीजिए। इससे ज़्यादा टाइम की ना आपको रिक्वायरमेंट है, इससे कम टाइम में ना आपका होगा। क्योंकि लास्ट टाइम में होता क्या है कि जब मई एंड हो रहा होता है तो उस समय अपन लोग बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ जाते हैं कि एग्जाम को 20 दिन बचा है, आप सब्जेक्ट पढ़े या पेपर फर्स्ट पढ़े, पेपर फर्स्ट पढ़े या सब्जेक्ट पढ़े। और फिर अपन किसी एक चीज को चूज करते हैं, या तो हम जियो को चूज करते हैं या फिर पेपर फर्स्ट को चूज करते हैं। और होता यह है कि हम जिस चीज को चूज करते हैं उसमें तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट जो सेकेंडरी चीज होती है हम उसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अप्रोच इस प्रकार से करें कि आपके दोनों चीजें ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। तो ये पेपर फर्स्ट की अप्रोच थी। बात समझ में आई सभी को? इस तरीके से आप अप्रोच कीजिए पेपर फर्स्ट को। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसमें आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकते हो। आपकी जिस प्रकार की स्किल सेट है, जिस प्रकार का आपका टेम्परामेंट है ना, यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली। बट आप इस चीज को याद रखना कि आपको दोनों चीजें साथ में लेके चलनी है। अगर आपसे मैथ्स आती है, आपकी डीआई अच्छी है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर फर्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। बट मैं बोलूंगा इतना तो आप एटलीस्ट करिए। अब अपन लोग अपने पेपर की बात करते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं किसकी? जियोग्राफी की, जिसकी अपने को बहुत बातें करनी है। अब देखो यहाँ पे आपको कितनी यूनिट्स देखने को मिलेगी? 10 यूनिट्स देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि अपन किस तरीके से अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में चीजों को करने वाले हैं। अब देखो, अपन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस बार क्लाइमेटोलॉजी से। अब मेरा ये था कि किसी भी एक फिजिकल ज्योग्राफी की यूनिट से स्टार्ट करना या फिर जियोग्राफिकल थॉट से स्टार्ट करना। ठीक है। बट मुझे ऐसा लगा कि अभी चूंकि मंथ का एंड भी है और अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। और सेकंड चीज, क्लाइमेटोलॉजी ऐसी यूनिट है जहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट, मतलब एक बार अगर आपने एक चीज पकड़ ली तो फिर धीरे धीरे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते चलेंगे। आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बहुत ज्यादा लड़ना रटना नहीं। तो इसीलिए मैंने क्लाइमेटोलॉजी को चूज किया। तो अपन क्लाइमेटोलॉजी से जो है वो स्टार्ट करेंगे। और आपको इसकी प्रॉपर क्या मिलने वाली, क्लासेस मिलने वाली। देखो क्लासेस में मैंने बता दिया हूँ आप लोगों को कि यार मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। अब आप इसमें मुझे अच्छा बोले बुरा बोले। और एक और चीज, अभी आज मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी तक, इस डेट तक, मतलब 21 जनवरी तक, आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फीस वापस लेनी है तो आप लोग ले सकते हो, है ना। जो मैं अभी आपको बता दूंगा अपन कैसे कैसे करने वाले। इसके बाद अगर आपको लगता है कि इट्स नॉट यूजफुल फॉर मी, तो आप बोल सकते हो। अपन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अपनी क्लासेस होगी, बट इसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला नहीं हूँ। ठीक है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ। नोट्स आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है। अब बात आती है क्यों नहीं मिलेगी। उसका सिंपल सा रीजन है कि, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नोट्स इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन ये है कि मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों की नोट्स पे काम करूँ अलग से। ठीक है। और सेकंड चीज,
व्हिच आई फील कि भाई आपको जो यूज़ करना चाहिए वो आपको स्टैंडर्ड सोर्स यूज़ करना चाहिए। लाइक फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो आपको सविंदर सिंह यूज़ करना चाहिए। अगर आप थॉट पढ़ रहे हैं तो आपको एस.डी. मौर्य या माजिद हुसैन जैसी बुकें यूज़ करनी चाहिए। अगर आप वुमेन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप माजिद हुसैन को करिए या फिर मॉडल्स इन ज्योग्राफी की जो बुकें आती है, अलग-अलग बुकें जैसे स्पेसिफिक आप अलका गौतम की बुक यूज़ करें, सेटलमेंट के लिए एस डी मौर्य यूज़ करें, है ना? तो इस तरीके से स्टैंडर्ड बुक का यूज़ करें अपन, किसी एक नोट्स पे ना जाएँ क्योंकि अगर मैं भी खुद भी नोट्स बनाता हूँ, तो मैं किसी न किसी बुक का यूज़ कर रहा होगा और जब भी नोट्स बनाई जाती है, तो वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो भी नोट्स बना रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग होती है वो, ठीक है? पहली चीज़ तो अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन नोट्स पे इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज़ कि अगर अपन नोट्स बनाते भी हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छूटती है इसलिए अपन स्टैंडर्ड सोर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो नोट्स आपको नहीं मिलेगी, पर क्लासेस की क्लास नोट्स ज़रूर आप बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे क्लास नोट्स बनानी है तो आप क्लास नोट बना सकते हैं। जैसे आप स्कूलिंग डेज़ में बनाते थे, जैसे आप कोई ऑफलाइन कोचिंग जाते थे, जब से कोरोना का टाइम आया है ना? जब से लॉकडाउन लगा है, उसके बाद से जो एक कल्चर चेंज हो गया। अपन ऑनलाइन स्टडी की तरफ स्विच करे, अपन की ऑफलाइन स्टडी बंद हो गई और उसके बाद से ये जो पीडीएफ नोट्स, पीपीटी इसका जो चलन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और मैं बहुत ओल्ड स्कूल वाला नहीं हूँ, मैं भी इसी स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि अपन बहुत 1990 के दशक के स्टूडेंट हैं, है ना? तो मैं भी उसी ब्रांच से आता हूँ बट आई पर्सनली फ़ील कि ये चीज़ बहुत गलत है। हम क्लास को बहुत अच्छे से नहीं देखते क्योंकि हमारे पास एक चीज़ें होती है कि हाँ, नोट्स मिल जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो जस्ट टीचर की क्लास जॉइन करके आते फिर ग्रुप में बोल रहे होते हैं कि सर नोट्स दे दो, मैम नोट्स दे दो। तो उनका ज़्यादा फ़ोकस होता है नोट्स की तरफ। वो क्लास को केवल सोकर, बैठकर, टहलकर, घूमते-फिरते देख रहे होते। उनके पास पेन नहीं है, उनके पास कॉपी नहीं है, केवल कमेंट करने का समय है कि कमेंट करे जा रहे, कमेंट करे जा रहे। उनके पास ये समय नहीं है कि अपन वही हाथ का यूज़ जो है वो कहाँ करें अपन नोट्स बनाने में। जब अपन नोट्स बनाते हैं, तो अपने आई कॉन्टैक्ट भी है, अपन सुन भी रहे, उसके साथ अपन लिख भी रहे। तो मतलब तीनों जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वो लगातार काम करती है, बहुत अच्छे से हमारी सेंसेस काम करती है और जो चीज़ फिर जो आउटकम निकलता है, बहुत अच्छा निकलता है। तो अपन ये चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। आप क्लास नोट्स बना सकते हो, बहुत अच्छे से। आप लोग को मैं टाइम भी दे दूँगा अगर आप बोलोगे तो। और चूँकि मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस इस बार बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाऊँगा, तो आप उसकी नोट्स बाद में भी बना सकते हो, बट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगा। सेकंड चीज़ क्लास कैसी चलेगी तो ऐसे ही व्हाइट बोर्ड पे चलेगी, ठीक है? ऐसे ही व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको लिख कर पढ़ा रहा होगा। यहाँ पे भी मैं आपको पीपीटी नहीं दूँगा, है ना? ऐसा नहीं कि मैं पीपीटी रख रहा हूँ और वो पीपीटी में बस मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ कि ये अ, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ये कोल्ड फ्रंट होता है, ये वार्म फ्रंट होता है, ऐसे बनता है, ये सब नहीं करूँगा मैं। प्रॉपर लिख के, प्रॉपर डायग्राम बना के मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, है ना? कई बार अपन इमेजेस का यूज़ करते हैं, कई बार अपन वीडियो का यूज़ करते हैं, जैसे अब लास्ट टाइम मैंने अरोरा आपको दिखाया था। तो ये सब चीज़ों का अपन यूज़ करेंगे, सारी टेक्नोलॉजी का अपन इंक्लूज़न करेंगे, बट वही जो नेसेसरी है, ठीक है? बाकी ऐसी चीज़ों पे अपन क्लास होने वाली है। अपन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, तो अपन जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी से, ठीक है? क्लाइमेटोलॉजी के बाद अपन मोस्ट प्रोबेबली ओशियनोग्राफी पे चले जाएँगे या तो फिर अपन कहाँ चले जाएँगे, जियोमॉर्फोलॉजी पे चले जाएँगे और उसके बाद अपन थॉट पे चले जाएँगे। तो ये अपना एक साइड से चलता रहेगा। बट दूसरी साइड से आपको क्या करना है? दूसरी साइड से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है इंडियन जियोग्राफी की, ठीक है? इंडियन जियो की आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है। पैरेलल आपको वो पढ़ते चलना है। जैसे हमारा क्लाइमेटोलॉजी चल रहा है, तो क्लाइमेटोलॉजी जब तक एंड होता है, मोस्ट प्रोबेबली 10 टू 12 डेज़ लग जाएँगे अपने, है ना? मतलब 10 फरवरी तक आपका क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से एंड हो चुका होगा। तो जब तक आपका क्लाइमेटोलॉजी एंड होता है, मैं आप सभी को बोलूँगा, पेड स्टूडेंट को स्पेशली, अगर आप पेड स्टूडेंट नहीं भी है, फिर भी आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो क्योंकि मैं ग्रुप में क्वेश्चंस डालते रहता हूँ। तो मैं आपको बोलूँगा कि जब तक आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तब तक आप इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर करिए, ठीक है? इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर करिए। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी वो नहीं करना आपको, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाला नहीं करना। आपको इंडियन जियोग्राफी का जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी वो करनी है, ठीक है? इसको आप साथ में चलाते रहिए। जब तक अपना क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट होगा, तब तक आपका ये कंप्लीट हो चुका होगा। और ये अगर आपका कंप्लीट एक साइड से हो जाता है,
इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि आपका एक बोझ खत्म हो जाएगा। इस बार देखो उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेघालय कैसे बना? ठीक है? यानी मेघालय गोंडवाना आइलैंड का पार्ट है या नहीं ये पूछ रहा है। टेक्टोनिक आइलैंड कौन से नहीं है पूछ रहा है, ठीक है? कौन सा जो पासेस है वो ग्लेशियर से रिलेटेड नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में मिलते हैं। कई बार आपकी नोट्स में नहीं मिलते बट एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। और एक बेसिक जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती, इंडियन ज्योग्राफी जैसी यूनिट्स को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक और चीज मैं एनसीईआरटी क्यों पढ़वा रहा हूँ आपसे, इसके दो रीजन है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे ना, तो दो टाइप का ट्रेंड है यूजीसी नेट का। कभी कभी वो कॉन्सेप्ट पूछते हैं आपसे, और वो कॉन्सेप्ट ऐसे पूछते हैं जो किसी नोट्स में लगभग नहीं भी देखने को मिलते। थोड़े अप्लाइड कॉन्सेप्ट होते हैं। कभी कभी वो एकदम फैक्ट पूछते हैं आपसे। जब वो फैक्ट पूछते हैं तब आपको जरूरत पड़ती है किसकी? नोट्स की। ठीक है, तब आपको जरूरत पड़ती है किसकी? नोट्स की। तब आपको जरूरत पड़ती है किसी बुक्स की। बट जब आपसे कॉन्सेप्ट पूछते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, केवल जरूरत होती है कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, आपका दिमाग लग पा रहा है या नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो अगर अपन ने एक बार एनसीईआरटी को बहुत आराम से पढ़ लिया, कोई बिना प्रेशर के पढ़ लिया, चीजों को समझ के पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ लिया, तो अपना ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, अपना टेंशन खत्म हो जाएगा। एक अपने को चीजें पता होगी, और जब चीजें पता होगी तो फैक्ट वाली चीजें तो अपन लास्ट में करते ही थे, तो फैक्ट वाली चीजें तो अपन करेंगे। बट क्योंकि लास्ट टाइम में अपने पास इतना समय नहीं होता है कि अपन कॉन्सेप्ट पे जा सके, हम उसे अप्लाई करके देख सके, तब ऐसी सिचुएशन में जो है जब हम फैक्ट रट रहे होंगे, तब हमारी पहले 11th क्लास की पढ़ी हुई एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी को, एक कॉन्सेप्ट को कवर किया हुआ पहले जो हमने किया था, वो हमको उस समय काम आएगा। ये सब चीजें आप लास्ट टाइम में नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट को बिल्ड होने में एक लंबा समय लगता है। और उसको लंबा समय लगने का मतलब ये है कि हमें उसे समय देना होगा। फैक्ट को आप 2 दिन 3 दिन में रट सकते हो, सेंसस आपने लास्ट के 10 दिन में रट लिया, आपका काम चल गया। मिनरल्स आपने लास्ट के 20 दिन में रट लिया, आपका काम चल गया। रिवर की ट्रिब्यूटरी आपने 5 दिन में रट लिया, आपका काम चल गया। बट ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपको थोड़ा लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दूंगा कि आप लोग जब से स्टार्ट करना है तब से कर लो, आज से कर लो, कल से कर लो, परसों से कर लो। जब आपके पास अवेलेबल हो आप इंडियन ज्योग्राफी की मैप, तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी खरीद के ला लो, बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपको नेट पे मिल जाएगी, इंटरनेट पे मिल जाएगी, ई पाठशाला ऐप है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपको पढ़ना हो, जैसा आप सहज महसूस करते हो, इजी टू एक्सेस हो, तब वैसा आप पढ़ सकते हो। कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप चूज करिए आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है? ये आपको साथ में चलना है। सेकेंड चीज, क्लाइमेटोलॉजी जब एंड होगा तो मैंने आपको बताया अपन ओशियनोग्राफी या फिर कहाँ पर स्विच कर जाएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद अपन लोग कहाँ पर चले जाएंगे? थॉट वाली यूनिट पे चले जाएंगे। और एक साइड अपनी क्या चल रही होगी? इंडियन चल रही होगी। तो जब इंडियन एंड हो जाएगा तब क्या करेंगे सर? देखो, जैसे ही अपना इंडियन ज्योग्राफी एंड होगा, आपको पता है अपने पास बहुत सारे और भी यूनिट्स हैं, लाइक पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, लाइक इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में आपकी एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्रियल भी है, सारी है। उसके अलावा हमारी यूनिट 9 ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। उसके अलावा हमारा क्या हो गया? पॉलिटिकल एंड सोशल। उसके अलावा हमारा क्या हो गया? एनवायरमेंट। और एक हो गई आपकी इंडियन। तो अपन क्या करने वाले हैं, ये एक साइड से चलती रहेगी, अपनी क्लासेस एक साइड से चलती रहेगी। क्लासेस के साथ साथ आपको मैं इसके टारगेट्स प्रोवाइड करूंगा पर डे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल संडे क्लास एंड है, तो संडे में अपन ने पॉपुलेशन और सेटलमेंट का क्या कर लिया? अच्छे से डिस्कशन कर लिया, इसको अपन ने डिस्कस कर लिया कि अपने को कैसे कंप्लीट करना है। डिस्कशन में अपन क्या करते हैं आगे बताऊंगा। डिस्कशन में हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इस यूनिट से हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सोर्स यूज करना है। संडे मान लो हमने डिस्कशन कर लिया, उसके बाद पर डे में आपको क्या कर दिया करूंगा? एक छोटा सा टारगेट बना के दे दिया करूंगा। क्लासेस हार्डली आपकी कितनी आवर्स चल सकती है? 2 आवर्स चलेगी। तो 2 आवर्स की क्लास, टारगेट कंप्लीट करने में आप अपना 2 आवर्स देंगे, और 1 आवर्स आप किसको दे देंगे? अपने पेपर फर्स्ट को दे देंगे। इस तरीके से हार्डली अगर आप मिनिमम 5 आवर्स भी अगर आप अपनी पढ़ाई में देते हो, और 1 से 2 घंटा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखते हो, तो आपका आराम से चीजें तैयार हो जाएगी। ठीक है? इस तरीके से अपन चलेंगे, मतलब एक साइड हमारी क्लासेस चल रही होगी, और उसके साथ साथ हमारे क्या चल रहे होंगे? टारगेट चल रहे होंगे। क्लासेस में मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको केवल रिवाइज करना है, और इतना अच्छे से अपन क्लासेस में कर लेंगे
कि चीज़ें रिवीज़न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको करना पड़ेगा। टारगेट्स में क्या करना है, आपको खुद से पढ़ना है, तो यहाँ आपकी सेल्फ स्टडी काम आएगी, ठीक है? और उसके बाद अपन दोनों के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक वाइज। इस बार क्वेश्चंस पे अपन अच्छा खासा ध्यान देने वाले हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अपन चलेंगे, 2 चीज़ें अपन पैरेलल चला रहे होंगे, एक साइड क्लासेस और दूसरी साइड आपकी खुद की सेल्फ स्टडी। बट इससे पहले कि क्लाइमेटोलॉजी एंड हो, मैं आपको बोलूँगा कि इंडियन ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, चीज़ों को दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद अपन लोग ये टारगेट्स वाला जो काम है अपना, जिसमें अपन ह्यूमन ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स और इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले अपन बाद में जाएंगे, ठीक है? पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कवर करना है। तो बात समझ में आई अपन किस तरीके से चलने वाले हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनको कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं ना। अब देखो, एकदम जो अपन न्यू है, मतलब अपन ने कोर्स वोर्स भी ज्वाइन नहीं किया है, मतलब मेंटरशिप ज्वाइन नहीं किया, अपन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब वो कैसे जियोग्राफी को करे? अब इसमें मैं आपको 3 प्लान दे रहा हूँ। लास्ट वाला थर्ड प्लान कुछ नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया है, मेंटरशिप। तो आपका तो टेंशन आपने मेरे ऊपर दे दिया। ये दो जो प्लान है, एक फर्स्ट प्लान और जो सेकंड प्लान है, ये थोड़ा समझना ये किसके लिए। फर्स्ट प्लान उन बच्चों के लिए है जो एकदम न्यू है, मतलब जियोग्राफी का जी भी नहीं जानते वो लोग। ऐसे बच्चे होते हैं, भले ही आप मास्टर करके आ जाते हो, आप यूजी जियो से करते हो या आपकी मास्टर भी जियोग्राफी से होती है, बट आप में कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटीज होती है, कॉन्सेप्ट उतने अच्छे बिल्ड नहीं हुए होते, और एनसीईआरटी पे अपन ने काम नहीं किया होता, सब्जेक्ट पे काम नहीं किया होता, ये उन बच्चों के लिए। सेकंड उन बच्चों के लिए है जिनका सब्जेक्ट ठीक ठाक है, मतलब जियोग्राफी ठीक ठाक है, बट नेट ओनली पीएचडी भी हो गया या नेट भी हो गया और अपन जेआरएफ के लिए रुक रहे हैं, मतलब अपना कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े ठीक है, अपन उस टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे, मतलब 50 to 55 क्वेश्चन तो हम जियोग्राफी में सही कर रहे हैं, बट वो जो 70 वाली लाइन होती है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, 70 को अपन क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो ये सेकंड वाला उन बच्चों के लिए, ठीक है? अब देखो आपको करना क्या है, जो फर्स्ट वाले हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा भाई 9th to 12th एक बार एनसीईआरटी कर लो, ठीक है? 9th to 12th एनसीईआरटी कर लो, और ज्यादा समय है तो 6th to 12th ही कर डालो भाई, बट कर लो। कॉन्सेप्ट नहीं है, सब्जेक्ट खत्म है, बिल्कुल चीजें समझ नहीं आती, ज्योग्राफी का जी नहीं पता है, और चीजें अगर अपन करते भी है क्लासेस तो कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बोलूंगा समय है अभी, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है एनसीईआरटी करने में। 6th to 12th कर लो, या फिर 6th to 12th नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 9th to 12th कर लो, क्योंकि 9th की जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ पे भी लगभग इंडियन की बातें हैं, 10th में भी इंडियन है, फिर 11th में आप जाओगे फिर से इंडियन है, तो वो बड़े जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं बोलूँगा कि एक बार अगर आप एनसीईआरटी को कर लीजिए, एनसीईआरटी जब आपकी हो जाती है, देखो कोर्स भी लिए हो ना आपने तो भी एनसीईआरटी पे जाओ, अगर आपको सब्जेक्ट का जी नहीं पता ना, तो फिर आप कोर्स लेने के बावजूद भी मैं आपको बोलूंगा, मतलब किसी भी टीचर का आपने कोर्स लिया हो, आप एनसीईआरटी पे जाइए, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करिए। फैक्ट या रीजन ये है उसका कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे जो चीजें बताई गई है ना, वो एक बच्चे को जैसे समझाई जाती है वैसे बताई गई है, क्योंकि वो उन्हीं के लिए लिखी गई है। वो तो हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमारा एज तो बड़ी हो गई, दिमाग उस सब्जेक्ट को लेकर अभी भी बच्चा है, इसलिए हमें उसी अप्रोच से पढ़ना होगा जिस अप्रोच से एनसीईआरटी हमें पढ़ाती है, और वो तभी हो पाएगा जब हम उस लेवल पे जाके पढ़ेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा उन बच्चों के लिए जो एकदम नए हैं, आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो करिए, ये बिना सोचे फॉलो करिए कि कितना टाइम लगेगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी से अपन लोग खा ले चीजों को, सब सिलेबस जितने जल्दी अपन कंप्लीट कर ले, बट उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का, उस सिलेबस को कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं है जिसके ना हाथ हो ना पैर हो, ठीक है? तो वो तारे जमी पे वाली कंडीशन है, वो तारे आसमान में ही अच्छे लगते हैं, ठीक है? तो उस तरीके से आप लोग चीज़ों को अप्रोच मत करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सिलेबस को कवर कर लेते हैं, फिर 3 3 4 4 अटेम्प्ट नेट ही नेट ओनली पीएचडी कर रहे होते हैं उसमें।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, पेपर फर्स्ट की भी प्रॉब्लम होती, ये नहीं है कि सब्जेक्ट की प्रॉब्लम होती है, बट कई बार हम लोग एक ट्रैप में फंस चुके होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट ठीक ठाक अच्छा होता है कि नेट रुक भी नहीं रहा है और इतना भी अच्छा नहीं कि जीआरएफ भी नहीं हो रहा। तो इस ट्रैप के लिए आप ये करिए। उसके बाद आप लोग किस पे चले जाइए, अपने जो भी क्लासेस है आपके पास उस पे आप चले जाइए, आप कोर्स पे चले जाइए, बट उसके साथ में बोलूंगा स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़िए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने ए टीचर की क्लास ले ली, तो वो टीचर ने आपको आज पढ़ाया डेविस का सिद्धांत। अब सेम वही चीज को आप कहाँ से पढ़िए, सवेंद्र सिंह से पढ़िए। किसी एक्स वाई जेड टीचर की आपने क्लासेस ली, उसने आपको आज पढ़ाया फ्रंट वाताग्र, उस सेम चीज को आप कहाँ से पढ़िए, आप उसको सवेंद्र सिंह से पढ़िए। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड सोर्स को इंक्लूड करिए। बहुत लंबे समय तक स्टैंडर्ड सोर्स से दूर रहना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। रीजन बताता हूँ। आप नेट की तैयारी कर रहे हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको जब आपका रिजल्ट आता है तो वहाँ लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको योग्यता मिल जाती है नेट होने के बाद, जेआरएफ होने के बाद फेलोशिप की मिल जाएगी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो नेट मिलने का मतलब ये है कि आपको उन्होंने ये योग्यता दे दी है कि आप अब एक असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप खुद सोचो कि क्या एक असिस्टेंट प्रोफेसर इस लेवल पर होगा कि उसने एनसीईआरटी ना पढ़ी हो? क्या एक असिस्टेंट प्रोफेसर इस लेवल पर होगा कि उसने कभी सवेंद्र सिंह ना खोली हो? क्या एक असिस्टेंट प्रोफेसर इस लेवल पर होगा कि किसी ऐसे टीचर से उसने केवल पढ़ लिया हो, केवल उसकी नोट्स पढ़ ली हो, केवल उसकी क्लास कर ली हो, जो वो भी खुद एनसीईआरटी ही पढ़ रहा है टीचर, वो खुद ही नेट क्वालिफाइड है ओनली? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि कम से कम उसने स्टैंडर्ड सोर्सेज को से गो थ्रू किया है, स्टैंडर्ड सोर्सेज को 1 से 2 बार उसने देखा है। तो वो तब जाके आपकी एलिजिबिलिटी में मजा आएगा, तब जाके वो स्किल सेट आपके अंदर आ पाएगा कि आप हाँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप अपने आप को फील कर सको। किसी एक टीचर की क्लास देख के आपने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया और नेट निकाल भी लिया, निकलता भी है, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो आप ये चीज करिए, एनसीईआरटी करिए, उसके बाद आप टीचर की क्लास के साथ साथ अपने स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो करिए। पहले मस्त आप आराम से क्या करिए, टीचर की क्लास करिए, उसके बाद सोर्स देख लीजिए, मतलब स्टैंडर्ड सोर्स। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे अपन ग्रुप में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप ग्रुप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए या तो फिर आप पीवाईक्यू करिए, एमसीक्यू पे मत जाओ भाई, कुछ भी फालतू के क्वेश्चंस मत लगाओ। एक स्टैंडर्ड सोर्स से क्वेश्चंस भी लगाओ, एक स्टैंडर्ड सोर्स से क्लासेस भी करो, एक स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ो भी। ठीक है, ये नए बच्चों के लिए। अब ऐसे बच्चे जिनका भाई सब्जेक्ट तो ठीक ठाक है, वो क्या करें? देखो, अपना अगर सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक ठाक है, अपने को बहुत सारी चीज समझ में आती है, अपन एनसीईआरटी लेवल के तो हो चुके हैं, तो मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं आप लोग सिलेबस को पकड़ो और सिलेबस को पकड़ने के बाद टॉपिक वाइज चीजें करो, टॉपिक वाइज चीजें करो, यूनिट वाइज चीजें करो। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी एक टीचर को पकड़ लेते हैं और उस टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते हैं। टीचर ने आज जो पढ़ाया हम वही पढ़ेंगे, टीचर ने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया वही पढ़ेंगे, टीचर ने सीधे प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट कर दिया तो अपन सीधे प्लेट टेक्टोनिक ही पढ़ेंगे। बट टीचर की मजबूरी है उसे प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट करना है क्योंकि उसे अपनी टीचिंग स्किल दिखानी है, तो वो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहा है। तो टीचर क्या करते हैं, पेड कोर्स की कुछ कुछ क्लासेस फ्री में करा देते हैं, तो वो बीच बीच में होती है, कभी प्लेट टेक्टोनिक करा दी, कभी फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स करा दिए, कभी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर करा दिया, कभी फ्रंट करा दिया, कभी कोपेन का क्लासिफिकेशन करा दिया। आप इस तरीके से पढ़ोगे तो फिर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कहाँ गई? बिना इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़े आप प्लेट टेक्टोनिक कैसे समझेंगे? आप बिना कन्वेक्शनल करंट थ्योरी समझे आप किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक समझेंगे? आप बिना ह्यूमिडिटी को समझे, बिना एयर प्रेशर को समझे आप कैसे फ्रंट को समझेंगे? तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो आप लोग सिलेबस को जीरो से स्टार्ट करो, टॉपिक बाय टॉपिक चलो। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया, कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो और उसको एक स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ो। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सोर्स यूज करना है, कुछ भी नहीं पढ़ लेना है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना। इतना ही है, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आप लोगों को नहीं करनी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है आप लोगों को नहीं लेना। नहीं हुआ एग्जाम वो ठीक है अब तक, बट आगे